तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेक्चर रिवीजन ऑफ पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यूज। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 है ये, टोटल 4 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आज हम करने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये ध्यान में आप नहीं रख सकते तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। तो इस समय मैं एकदम क्लियर बोलूंगा आपको कि रहने दीजिए, अगर ये नहीं कर सकते तो। करना क्या है, ध्यान से समझ जाइए। आपको उठ के बैठ जाना है। अगर आप लेट करे वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेना है और 1 से 17 तक मार्क करना है अपनी कॉपी में। हर क्वेश्चन के बाद जैसे ही आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं उससे जस्ट पहले क्वेश्चन देखते ही आपको वीडियो पॉज करना है और अपने आंसर को कॉपी में लिखना है। कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। मैं लिख के बता देता हूँ। 1 से लेकर 17 तक आपको ऐसे काउंटिंग लिख देना है अपने कॉपी में। एक के सामने जो भी ऑप्शन आपको लगता है क्वेश्चन देखने के बाद, लाइक ए है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, ऐसे करके आप मार्क कर लीजिए। और हर क्वेश्चन के बाद जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं तो आप 2 कॉलम बना लीजिए, है ना। पहले कॉलम में डालिए कि आपने सही किया या गलत किया, और उसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद कि आपका अप्रोच जो है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही थी या गलत थी, वो भी देख लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आप देखो करेक्ट तो कर लेते हो क्वेश्चन को, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेक्ट नहीं रहता, या फिर वो जस्ट एक फ्लुक या तुक्के में सही हो जाता है। तो ये भी समझना पड़ेगा आपको कि आपका केवल और केवल करेक्ट करने से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे तुक्के से यहाँ पे तो करेक्ट कर लिया आपने पहले क्वेश्चन को, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी तो एग्जाम में जाके आप उसको गलत कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये 2 कॉलम आपको बनाना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख के पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है। केवल ऑप्शन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा यहाँ पे पर्पज नहीं है। उसके साथ साथ ये भी पर्पज है कि आपका एक्सप्लेनेशन भी, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए, सच दैट कि आप उसको बहुत अच्छे से सही करें आगे जब भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन को देखने पर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा। आपको रियल और ऑथेंटिक रहना है अपना स्कोर शेयर करते टाइम कि लाइक आपने 17 में से कितने सही किए, 12, 11, 10, तो उतना ही शेयर करना है। ऐसा नहीं कि आपके हुए 5 सही और आपने दिखाने के लिए दूसरों को कि नहीं हम तो बहुत पढ़ाकू हैं, हमारा तो सब सही होता है, आपने 13, 15 स्कोर करके डाल दिया कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंसी शो करना है, अकाउंटेबल बनना है। तो आप एक इस देश के ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके अंदर एक क्रेडिट सिस्टम डेवलप होना चाहिए। अब क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये मैंने डेवलप किया है। सी का मतलब हुआ कंसिस्टेंट रहना है आपको, आर का मतलब हुआ कि आपको रियल होना है, ए का ऑथेंटिक, डी का डिसिप्लिन रहना है, और फिर ए से अकाउंटेबिलिटी दिखाना है आपको, और टी से ट्रांसपेरेंट रहना है। ठीक है, तो एक क्रेडिट सिस्टम आपको डेवलप करना है थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ पर्पज होता है वो क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन है। अब जो चीफ पर्पज होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हम लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए आप, है ना। तो अगर लिमिटेड गवर्नमेंट अगर आया है चीफ पर्पज, तो उसको आप टिक कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर वैसे आप पढ़ोगे ऑप्शन, तो डिटरमाइन दी ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग दी नेसेसरी लॉज, ये भी होता है। पॉलिटिकल ऑफिसेस, है ना, और गवर्नमेंट क्रिएट होता है इससे, कॉन्स्टिट्यूशन से भी होता है, ये भी होता है। कहने का मतलब कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन आपको बताना है चीफ पर्पज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको क्या करना है, चलिए अगर मैं क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी आपको पढ़ लेना है। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बेसिक प्रिंसिपल और लॉज जो है किसी भी नेशन के क्या होना चाहिए ये डिटरमाइन करता है, सो दैट पावर और ड्यूटी गवर्नमेंट का पता चल पाए क्या है क्या। और
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है लेजिटिमेट लीगल और पॉलिटिकल बेसिस किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि वो लॉज को इनेक्ट कर पाए जिसको हम लेजिस्लेटिव लॉ बोलते हैं या लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सर्विसेज जिसको हम एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं, और सेटलिंग डिस्प्यूट्स जिसको हम जुडिशरी पावर बोलते हैं। तो अभी हमें पता चला कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। क्या क्या? एक तो लेजिस्लेटिव लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी डिस्प्यूट को सेटल करना। ठीक है। उसके साथ साथ चीफ पर्पज जो है लिमिट दी पावर ऑफ गवर्नमेंट होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो अब इस लाइन को आप ध्यान में रखना। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड डिफिनेशन इज बाय डिफिनेशन लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को हम डिफिनेशन से लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आई होप कि पहला क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा आपको। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा कि 2 ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो बताना है कौन सा सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन। देखिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा हो गया, तो अगर आपको मालूम है कि 26 नवंबर को करते हैं तो आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, कि 26 नवंबर को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। क्या करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए सिटीजन में। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा या स्टेटमेंट बोल रहा कि 26 नवंबर 1949, ध्यान दीजिएगा डेट, 49 को बोल रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया ने सेट किया ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब ध्यान से समझिए, ये बोल रहा कि 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर को प्रिपेयर करने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किया। लेकिन आपको मालूम है 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई थी दिसंबर में, राइट। अब सोचो कि दिसंबर में हुआ तो 3 साल तो लगेगा नहीं ड्राफ्ट कमेटी बिठाने के लिए, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ, पहला सही हो गया। तो इसका पहला ही सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखिए, यही बोल रहा कि 26 नवंबर 1946 को, सॉरी, नवंबर 1946 को अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन, कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था, उसके स्कीम के थ्रू जो फॉर्मुलेट किया था उसने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। और असेंबली जो है फॉर्मेशन एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए बनी थी। ठीक है। आगे बात करें, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 29 अगस्त 1947 को ये बना था। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी किसके चेयरमैनशिप में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के। ठीक है। ये हो गया दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में जो लिबर्टी मतलब आज़ादी को सेफ गार्ड करता है, वो कौन सा, चारों में से कौन सा वो फैक्टर है? तो एक कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, या सेपरेशन ऑफ पावर। इन चारों को अगर हम ध्यान से समझें तो पता चलेगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों? समझिए ध्यान से। हमने समझा अभी कि 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये तीनों क्या करते हैं? किसी भी डेमोक्रेसी पे एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। अब अगर इनके पावर, है ना, इनके पावर अगर मिक्सअप रहे तो अब बताओ कि ये इस पे क्या करेगा? काम नहीं करने देगा ढंग से, ये इस पे काम नहीं करने देगा, और ये इसको काम नहीं करने देगा। अगर ऐसा सिस्टम चलने लगा तो सोचो कि उस केस में जब हमारा लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ही आपस में लड़े रहेंगे तो सिटीजन को लिबर्टी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। इससे बेहतर क्या होगा कि अगर तीनों के हम पावर को सेपरेट कर देंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आप ये कर सकते हो, तो ये तीनों एक दूसरे पर, है ना, हावी नहीं होंगे या फिर एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। इसकी वजह से एक संतुलन, एक बैलेंस बना रहेगा, और जो लिबर्टी है सिटीजन का वो सेफ गार्ड रहेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ पावर। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना,
किसके किसके बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है लिबर्टी किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सेसेस बाय द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के थ्रू अपने पावर का आर्बिट्रेरी यूज को, है ना, ये मिनिमाइज करता है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डेमोसाइल। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, ये गलत है। अगला बोल रहा, अ फॉरेन वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कांट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स एनी अंडर सर्कमस्टेंस। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन तीसरे को पढ़ोगे, एक कोई कॉमन सेंस वाला भी इंडिविजुअल होगा तो भी समझ जाएगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा वेग और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक अप्रोच, है ना, एक रेशनल माइंडसेट भी डेवलप कराने की कोशिश करेंगे लेक्चर के थ्रू, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये क्या हो गया? वेग और एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि अगर किसी फॉरेनर को एक बार हमने सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया तो उसको डिप्राइव कर ही नहीं सकते, तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से सिटीजनशिप उसका छीन लिया जाए, है ना। तो देखो, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, बच्चा कौन? पहला। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। देखो, पहला ऑप्शन जो है वो एक सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में है। बात करते हैं सर कोई और देश है जिसका यहाँ डुअल सिटीजनशिप है, तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कंट्री है। उसमें से एक कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, एक स्टेट की सिटीजनशिप और एक सेंटर की सिटीजनशिप। मतलब वहाँ पे आप एक बार स्टेट के भी सिटीजन हो और सेंटर के भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी सिटीजन। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल एक ही सिटीजनशिप है जो कि है इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और 2010 में एक उत्तराखंड हाई कोर्ट में वर्डिक्ट आया था जिसने बोला कि हमारे यहाँ कोई सेपरेट डोमिसाइल भी नहीं है, हर स्टेट का एक ही, केवल और केवल एक ही डोमिसाइल है पूरे कंट्री के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन दोनों क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा क्या है? वहाँ पर केवल और केवल हेड ऑफ स्टेट कौन बन सकता है? सिटीजन बाय बर्थ ओनली। ओके, अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट है कि एक फॉरेनर को अगर हमने सिटीजनशिप दे दिया तो उसको डिप्राइव भी कर सकते हैं अंडर दीज 5 कंडीशंस। कौन से 5 कंडीशन है समझ लेते हैं। कि उसने जो है उसने जो है सिटीजनशिप को फ्रॉड से लिया, तब भी डिप्राइव किया जा सकता है। डिसलॉयल्टी दिखाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, तब भी। अनलॉफुल ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया एनिमी देश से, कब? ड्यूरिंग वॉर, तब भी उसका हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। या फिर 5 सालों तक, हाँ, विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, मतलब कि 5 सालों के अंदर वो इम्प्रिजेंट हो गया किसी कंट्री में 2 सालों के लिए। या फिर लास्ट पॉइंट है कि वो इंडिया के बाहर रहा ऑर्डिनरी, इंडिया के बाहर रहा रेजिडेंस कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए कंटिन्यूअसली, तो भी उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब ध्यान से समझिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, है ना, या फिर इन्फोर्स किया गया था, राइट। अब ध्यान से समझिए, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान 2 वर्ड ऐड किए, किसमें? प्रीएम्बल में, जो कि थे क्या क्या? सोशलिस्ट और सेकुलर। इसका मतलब कि अगर ये 1976 में आए तो 50 में तो हो नहीं सकते, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे दोनों, ये दोनों। अब हमें मालूम है कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या थे? स्टार्टिंग से ही थे हमारे किसमें, जब हमारा 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 1946 में, ये वही चीजें बताई मैंने आपको जो लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। जैसे ही मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जैसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मिले तुरंत लिमिटेड टू लॉ। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड एज
लिमिटेड गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। अब ये मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। तो ये चारों ऑप्शन है इसका। चलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। एक बेरूबरी केस हुआ था 1960 में। बेरूबरी केस हुआ 1960 में, नाम भी लिख देता हूं मैं, बेरूबरी। बेरूबरी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सॉरी प्रीएम्बल जो है नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बोला किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कब बोला? 1960 में बोला। अब मूविंग फॉरवर्ड 1973 में एक केस हुआ जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। बहुत ही फेमस है, आई होप कि आप लोगों ने भी सुना होगा। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर को रिवर्स करते हुए ये बोला कि नहीं, देखो जो हमारा प्रीएम्बल है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब कि वो अकेले कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है ना। तो इसलिए तब से अभी तक क्या है प्रीएम्बल का स्टेटस कि ये पार्ट है लेकिन इंडिपेंडेंटली कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। ये तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वही पूरा का पूरा यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन में। आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस में कब 1960 में हेल्ड किया कि प्रीएम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा कि बिल्कुल है और इसको अमेंड किया जा सकता है। कब? कैसे? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी क्या स्टेटस है कि हाँ पार्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, और अमेंड भी किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन of India reflect the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights। देखिए ह्यूमन राइट 1948 में डिक्लेयर किया गया था जिसका नाम दिया गया यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अभी अगर आपको ये बेसिक डिटेल पता होगा प्रीएम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो इन सब में हमने बोला है कि एक दूसरे से प्यार से रहो, अच्छे से रहो, जस्टिस प्रोवाइड करो, इकोनॉमिकल, सोशल, है ना। तो सब में कहीं ना कहीं हमने ह्यूमन राइट्स की बात की है। तो ये तीनों के तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो ये हो गया कि यूएचडीआर में ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स हैं। ये बहुत सारे आर्टिकल हैं कि आर्टिकल 1 से 2 क्या बोलता है, ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी और ब्रदरहुड की बात करता है। तो इस तरीके से टोटल कई सारे आर्टिकल हैं किसमें? ह्यूमन राइट्स में। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा कैरेक्टर बहुत ही अप्रोप्रिएट है? बोला एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये तो कोई तुक नहीं बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स यूज किए जाते हैं, कह नहीं सकते। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ना ना। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी है जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव के बारे में आप क्या जानते हैं? ये वो सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो देश को चलाते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। गवर्नमेंट के अंडर में कौन काम करता है? एक एजेंसी जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस है ना, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी की सारी चीजें। ओके, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। बोला कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जैसे ही क्वेश्चन आया तीसरी बार आ रहा है। आई होप कि अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में।
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा ध्यान से, एक और क्वेश्चन में, ये तीसरी बार यहाँ पे पढ़ा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 11th क्वेश्चन। बोल रहा कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। चार ऑप्शन, अब ध्यान समझिए। अगर आपको इन चारों प्राइम मिनिस्टर के बारे में मालूम हो तो आपको पता भी होगा कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर बाकी लोग। अब ध्यान से समझो, 9th शेड्यूल कब इम्प्लीमेंट हुआ था? बहुत पहले, 1951 में। तो उस समय तो आप आंख बंद करके भी बता दोगे कि सर पंडित नेहरू थे उस समय पे क्या प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के। देखो क्या हुआ कि 1951 में एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, जिसने इंट्रोड्यूस किया 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या है? एक ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर हम बहुत सारे लॉज को प्लेस कर सकते हैं कि उस पे जुडिशरी जो है सुनवाई ना कर पाए। ठीक है, उसको इम्यून कर दिया एक्चुअली। क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि लैंड रिफॉर्म उस समय लाना था कि ऐसे लोगों को लैंड देना था जिनके पास मीन्स ऑफ लिवलीहुड नहीं थे या बहुत कम थे, राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 9th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, 9th शेड्यूल कब आया था? 18 जून 1951 को। इसके लिए जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखो रूल ऑफ लॉ नाम में ही छुपा है कि किसका लॉ होना चाहिए, किसका रूल होना चाहिए। लॉ है ना, कानून का नियम, कानून का लॉ होना चाहिए। तो कौन से फीचर्स हैं उसको बताना है। लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि जो है आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर पर लिमिट लगा देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल ये भी पार्ट है इसका। पीपल रिस्पॉन्सिबल टू दी गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ में ये थोड़े ना है कि लोग जो है गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लिबर्टी एंड सिविल राइट, देखो ये मोस्ट ऑफ द लोगों को हो सकता है कि लगे कि नहीं ये नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कैसे? देखो किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर कोई भी लॉ नहीं रहेगा ना, कोई भी रूल नहीं रहेगा ना, तो वहां पे लिबर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा कैसे? आप सोचो कि कोई रूल ही नहीं है। अब आपके लिए कोई रूल ही नहीं है तो बताओ आप ट्रैफिक पे रुकोगे? आप तो रास्ता देख के निकल जाओगे, सामने कोई भी आ जाए। अगर रूल ही नहीं है कि आपको किसी को कोई एक्सीडेंट होने पर आपको पनिश किया जाएगा तो आप डरोगे ही नहीं। आप जो है लगे हो, चले जा रहे हो, कोई भी रास्ते में आ रहा उड़ाए जा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अगर देयर इज नो रूल देन देयर विल बी नो लिबर्टी। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट्स वाई रूल ऑफ लॉ में लिबर्टी एंड सिविल राइट भी आ जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा, या फिर एलिमिनेशन से करें तो तीसरा नहीं हो सकता तो थर्ड वाला कट कर दो। देखो पहला गया और चौथा गया, बचे कौन से ऑप्शन? बी और सी। पहला तो होगा बिल्कुल, तो इसलिए 1 2 3 4 ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप पूरा डिटेल में। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान देना है कि पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट कांट बी एट्रीब्यूटेड टू रूल ऑफ लॉ, जो कि मैंने आपको बताया, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और लिमिटेशन ऑफ पावर इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी, नो मैन इज पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, है ना। कि अगर किसी भी व्यक्ति को पनिश करना है हमें, तो वो तभी किया जा सकता है जब उसने कोई लॉ को ब्रीच किया हो, तोड़ा हो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं इसके थ्रू? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसके पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि देखो भैया आप तभी किसी को पनिश कर सकते हो जब उसने लॉ को ब्रीच किया हो, लॉ को तोड़ा। ऐसे ही नहीं कि आपका मन किया इसको पनिश करना है तो आप कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं everybody। बोल रहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। अगर क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट दूसरे को ध्यान से रखो तो 1973 में केशवानंद भारती केस में भी आप सभी को मालूम होगा, इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का, है ना, कॉन्सेप्ट दिया। और उसके साथ 2007 में ये IR कोएलो केस हुआ जिसने ये बोला कि देखो कोई भी लॉ किसी भी लिस्ट में हो, किसी भी शेड्यूल में हो, वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकता, है ना। अगर हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर लॉ जुडिशियल या फिर
रिव्यू के अंडर कवर नहीं है तो उसको हम रिव्यू करेंगे कि कहीं वो बेसिक फीचर को तो वायलेट नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी लॉ को हम प्लेस कर दें, कब, 9 शेड्यूल में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे लॉ है ना जो कि 9 शेड्यूल में है वो भी वुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेंगे अगर वो वायलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेट दैट लॉ प्लेस्ड अंडर 9 शेड्यूल है ना, कब, 24 अप्रैल 1976 के बाद वाले है ना, शैल बी ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट, उसको हमें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर 14, 19, 20 और 21। ठीक है, इन सारे के सारे फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है कोई भी कानून जो 9 शेड्यूल में है और कब है, 24 अप्रैल 1976 के बाद, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू उस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अब ध्यान से समझिएगा, डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू किसमें लाई करता है, ये चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। तो इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, चलो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि बिल्कुल ही सही लग रहा। द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव के लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना है ना डेमोक्रेसी का काम है, नहीं कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर। अ सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनामिज्म एंड विजन, सुपीरियर इंडिविजुअल, तो ये भी नहीं हो सकता। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, क्या मतलब, वो जो पार्टी वर्कर नहीं है वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए बचा। अब बोल रहा है कि द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। देखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या है, रूल ऑफ पीपल है ना, तो लोगों का जो राज है ना, लोगों के द्वारा जो राज है, उसमें हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन और वुमेन को उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी क्या कर पाए, कैरेक्टर डेवलप कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का एक पार्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। इसमें एक वर्ड है, ध्यान रखना आप सभी लोग, पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, और डेमोक्रेसी रिक्वायर करता है वोटर्स का डिसीजन मेकिंग, इसलिए इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ कॉमन पीपल को हम इसमें होल्ड इन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे ये बोला आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए द प्रीम्बल। ऐसा क्यों? क्योंकि 1973 में, अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया कि इसमें बताया गया कि जो प्रीएम्बल है वो माइंड ऑफ मेकर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह भी काम करता है। कि कब, जब हमारे पास दो लॉ में एम्बिग्यूटी हो या फिर फंडामेंटल राइट या फिर कोई भी आर्टिकल को समझने में एम्बिग्यूटी हो, है ना, कि उसका दो मीनिंग निकल रहा है, पहला मीनिंग और दूसरा मीनिंग, तो हम प्रीएम्बल का हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इन दोनों में से, इस आर्टिकल का जो दो मतलब निकल रहा है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, किसके अकॉर्डिंग, प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? देखिए, बोला लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ये मेरे को याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब लिबर्टी ऑफ थॉट भी है इसमें, एक्सप्रेशन भी है, बिलीव भी है, फेथ एंड वर्शिप, चलो वो तो ऑप्शन में ही नहीं, लेकिन बच्चा कौन सा, इकोनॉमिक लिबर्टी। देखो ये इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं पे भी प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे आप सभी के लिए एक होमवर्क है और इस होमवर्क को बिल्कुल करो, है ना, कुछ भी करके 3-4 बार, बस 15-20 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रीएम्बल याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि इसमें आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
पढ़ो अच्छा, आप ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ो, है ना, ऊंची आवाज में ऊंचे स्वर के साथ मेरे साथ। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस, कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी देना है उनको, क्या वाला, थॉट का लिबर्टी हो, एक्सप्रेशन का, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, उसके साथ साथ इक्वालिटी हो उनमें, किसका, स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का, उसके साथ एंड टू प्रमोट अमॉन्ग्स देम ऑल, क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी, ये श्योर करते हुए कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बरकरार रहे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 को हियर बाय अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड हम अपने आप को देते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसलिए ये पूरा का पूरा आपने देखा ना कि जैसे हम अपना राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो गूज़बम्प्स होता है, तो इस तरीके से चेम्बल में भी वो सारी की सारी बातें हैं। एक बार अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दैट इज वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ, देखो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी का एब्सेंस इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज नहीं है। ध्यान से समझो ये क्या कहना मैं चाहता हूँ कि सर आप उल्टा नहीं बोल रहे, समझो। दो लोग हैं, मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। बी ऑलरेडी इस पोजीशन पे है लेकिन ए यहीं पे है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल पोजीशन पे लाने के लिए कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, किसके पास, ए के पास, है ना। तो अगर ए को कुछ प्रिविलेज दे देंगे हम तो ये आ जाएगा प्लेइंग ग्राउंड पे किसके साथ, बी के साथ। तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी। अब ये दोनों किसी न किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक इम्प्लीकेशन किसका, इक्वालिटी का सोसाइटी में है, किसकी वजह से, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, इसकी वजह से। आई होप कि ये क्लियर है आपको बहुत ही अच्छे से। तो ये रहा इस लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप कि सारे क्लियर होंगे आपको। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स में। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे लगा वो भी बताइए। पहला लेक्चर था तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत त्रुटि रह गई हो, अगले लेक्चर से वो भी बेहतर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए लास्ट में हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो आज है वसीम बरेलवी साहब, उनकी दो पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहते हैं कि वसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में।